टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, आर चेंजिंग अर्थ। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर को 2 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया था। अर्थ के नीचे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, अंदर कौन सी फोर्सेस काम करती हैं, और अर्थ के सरफेस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं और वो किसकी वजह से कॉज होता है। पिछले पार्ट में हमने इनसाइड द अर्थ वाला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और हमने आपको ये भी बताया था कि 2 तरह के बेसिक फोर्सेस होते हैं जो अर्थ पे सारे मूवमेंट्स और चेंजेस कॉज करते हैं। पहले हैं एंडोजेनिक और दूसरे हैं एक्सोजेनिक। फर्स्ट पार्ट में हमने एंडोजेनिक फोर्सेस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस से। ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करते हैं और बेसिकली वेदरिंग और इरोजन के थ्रू काम करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस और इसमें मेनली आता है वेदरिंग और इरोजन। कोई भी जो लैंडस्केप है अर्थ के ऊपर, कोई भी फिजिकल फीचर है, दैट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली वर्न अवे। इसका मतलब वो ग्रेजुअली या तो पतला हो रहा है या उस पर कोई फोर्सेस काम कर रही हैं जो उसको थोड़ा खराब कर रही है। ये 2 प्रोसेसेस की वजह से होता है, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग का मतलब है अर्थ की सरफेस पे जो भी रॉक्स हैं उनको तोड़ना, और इरोजन का मतलब होता है नेचर के कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर, आइस या विंड। ये जब लैंडस्केप की परत हटाने लगते हैं, उसको वेयर अवे कर देते हैं, इरोड कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। लेकिन मजे की बात यह है कि ये एक लैंडफॉर्म को खराब कर रहे हैं या इरोड कर रहे हैं, वेदर कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से नए लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो खराब ही कर रहे हैं ना। नहीं जी, खराब करने के साथ साथ ये बना भी रहे हैं, क्योंकि जो भी इरोडेड मटेरियल होता है जो वाटर, विंड या आइस अपने साथ कैरी करते हैं, उसको कहीं ना कहीं जाके इवेंचुअली वो डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये जो इरोजन और डिपोजिशन का ये जो प्रोसेस है, ये साथ में चलता है, हैंड इन हैंड, और इसी की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो कुछ लैंडफॉर्म्स इरोड होने के बाद उसी मटेरियल से काफी बार नए लैंडफॉर्म्स भी बन जाते हैं। सो बेसिकली जैसा हमने कहा, वेदरिंग और इरोजन के 3 मेन एजेंट्स हैं, वाटर, आइस और विंड। और वाटर के अंडर में भी 2 आते हैं, रिवर्स और सी वेव्स। पहले स्टार्ट करते हैं वाटर से और स्पेशली रिवर्स से। रिवर्स का जो रनिंग वाटर होता है, रिवर्स आपको मालूम है बहती रहती है ना। तो रिवर्स का जो रनिंग वाटर होता है उससे लैंडस्केप काफी ज्यादा इरोड होता है, और कई सारे ऐसे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो रिवर्स की वजह से बनते हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, लेवीज और डेल्टास। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि ये सारे एजेंट्स जो हैं ये कौन से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, इनकी वजह से अर्थ की सरफेस पे ऐसे कौन से चेंजेस आ रहे हैं और कौन से नए लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। सो वील स्टार्ट विद वाटरफॉल्स। आप सबको मालूम है वाटरफॉल होता क्या है। अगर आप लकी हो तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने वाटरफॉल को देखा भी होगा, बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में ये है कि वाटरफॉल्स कैसे बनती हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड। बहुत ही सिंपल चीज है, जब रिवर फ्लो कर रही होती है और किसी स्टीप एंगल पे आके रिवर नीचे गिर जाती है, काफी बार अक्सर बहुत ही हार्ड रॉक्स के ऊपर या किसी स्टीप वैली साइड में, तो उससे बन जाती है वाटरफॉल। सो बेसिकली व्हेन अ रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, उसकी वजह से बन जाती है वाटरफॉल्स। अब यहाँ पे एक और चीज आती है विच इज वेरी गुड टू नो, और स्पेशली ये यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वर्ल्ड में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ छोटी छोटी वाटरफॉल्स है ना। आप हिल्स पे अगर जाओगे या वहीं पे रहते हो अगर, तो आपको तो हर कोने में, हर दूसरी जगह एक वाटरफॉल दिख जाएगा। छोटे मोटे वाटरफॉल्स बनते ही रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड की जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ पे? Those are the Angel Falls in Venezuela in South America। जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का, वहां पे एक कंट्री है वेनेजुला, वहां पे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं, कॉल्ड दी एंजल फॉल्स। कुछ इंपॉर्टेंट और वाटरफॉल्स भी हैं, जैसे कि नायाग्रा फॉल्स। ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, और इनका कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ फिर? नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएस दोनों आता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल्स। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पे सिचुएटेड है इन अफ्रीका। सो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, मतलब और भी हैं लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स पे। पहले मियांडर्स। व्हाट आर मियांडर्स? जब भी रिवर किसी प्लेन्स में एंटर करती है, किसी फ्लैट लैंड में एंटर करती है, प्लेन्स में एंटर करती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न लेती है। ऐसा क्यों होता है भाई? अब वो ऊपर पहाड़ों से आ रही है, ठीक है, और पहाड़ों पे उसने बहुत ज्यादा इरोजन किया है, उसका जो भी मिट्टी मलबा वो कैरी कर रही है वो अपने साथ ही कैरी कर रही है अपने पानी में। तो जब वो प्लेन्स में आती है तो धीरे धीरे वो सब डिपॉजिट होने लगता है, और इसकी वजह से वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, ऐसे घूम घूम के अपने लिए जगह बनाती है, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत बड़े बड़े बेंड्स बन जाते हैं रिवर की फ्लो में, घुमाव मिल जाता है रिवर को, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े बेंड्स होते हैं इनको कहा जाता है मियांडर्स। बहुत फैंसी वर्ड है लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आते हैं एक और बहुत ही फैंसी वर्ड पे,
ऑक्सबो लेक्स। ये क्या होते हैं? जब रिवर मियांडर करती है तो ऐसे घुमाव मिलता है रिवर को, ठीक है। अब आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि ये जो घुमाव है इसके कोने पे बार बार अब पानी आके ऐसे घूमता है, तो ये जो साइड्स है मियांडर्स की ये भी बार बार इरोड हो रहे हैं। यहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली इरोजन भी हो रहा है और डेपोजिशन भी हो रहा है, क्योंकि पानी को तो आदत है सीधे फ्लो करने की ना। अब यहाँ पे टर्न लेना है तो एकदम से पानी यहाँ पे आता है और घूमना पड़ता है, तो इन साइड्स पे बहुत ज्यादा इरोजन और डेपोजिशन होता है। तो वहां पे अगर वो इरोजन का मटेरियल डिपॉजिट करता रहेगा तो जो पानी के लूप्स बन रहे थे वो एक दूसरे के धीरे धीरे पास आने लगते हैं, और ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद मियांडर का जो सबसे पहले वाला लूप था वो कट ऑफ हो जाता है मेन रिवर से, और वो अलग से एक लेक जैसा बना लेता है, एक कट ऑफ लेक बना लेता है, और इस कट ऑफ लेक को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से सब कुछ हो रहा है, आप चीजें समझ जाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट्स आपको भी मालूम है बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो एक्सेसिवली यही सब भरा होता है। ये एग्जामिनर्स के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उनको भी हम ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको दिख रहा है जब रिवर एंटर करती है प्लेन्स में तो वो मियांडर करती है, ये हमको मालूम है। तो ये बात हमें मालूम पड़ गई कि ऑक्सबो लेक जो है वो तभी बनेगा जब रिवर मियांडर करे, प्लेन्स में आ जाएगी और मियांडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ही ऑक्सबो लेक्स बन सकते हैं। जो मियांडरिंग रिवर के साइड्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली इरोड हो रहे होते हैं और वहां डिपोजिशन हो रहा होता है, और इसकी वजह से जो लूप होता है रिवर का वो एक दूसरे के करीब आने लगता है, और धीरे धीरे फिर जो मियांडर का लूप होता है वो कट ऑफ हो जाता है मेन रिवर से और क्या बना देता है? ऑक्सबो लेक। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लड प्लेन्स और लेवीज पे। अब आपको अगर ऐसे विजुअली पिक्चर्स के साथ समझ में आ रहा है तो इसको भी ऐसे ही समझा देते हैं। ये भी थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता, तो इस तरह से समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, रिवर्स जो होती हैं वो अपने बैंक्स पे ओवरफ्लो कर जाती हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, कंटेन नहीं होता, तो आसपास के लैंड पे आ जाता है। इसकी वजह से आसपास के एरियाज में ऑब्वियसली पानी भर जाता है, फ्लडिंग हो जाती है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लडिंग हो जाती है, ये तो भाई बेकार चीज है। लेकिन फ्लडिंग की वजह से एक अच्छा काम ये होता है कि रिवर अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स कैरी कर रही थी, जो भी इरोजन करके वो मटेरियल लाई थी, वो उस जगहों पे डिपॉजिट करने लग जाती है, और इस डिपोजिशन में बहुत ही अच्छी बढ़िया क्वालिटी की महीन सॉइल जो होती है उसकी भी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और कुछ और मटेरियल भी डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। सो दिस फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट्स, इनका जो डिपोजिशन है इसकी वजह से बन जाते हैं फ्लड प्लेन्स। और फ्लड प्लेन्स जैसा कि आप समझ गए, अब इतनी अच्छी क्वालिटी की सॉइल डिपॉजिट हो रही है तो फ्लड प्लेन्स बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। इसका मतलब वहां पे क्रॉप्स उगाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन रिवर को तो नहीं मालूम कि भाई डिपॉजिशन हो गया तो अब बस खत्म करते हैं, एक बार डिपॉजिट कर दिया काफी है। रिवर तो लगातार डिपॉजिट करती रहती है, और स्पेशली जब डिपॉजिशन हो रहा है तो अपने जस्ट बगल में वो सबसे ज्यादा डिपोजिशन करेगी। तो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, रिवर का जो बैंक्स होते हैं, मतलब जो लैंड जस्ट रिवर के बगल में होता है, वो डिपोजिशन की वजह से ऊंचा हो जाता है, रेज्ड हो जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया जाता है, और इसको कहा जाता है लेवीज। ये जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड लेवीज। सो फ्लड प्लेन्स और लेवीज दोनों हमने साथ में ही पढ़ लिया एक ही चीज में। जहाँ फ्लड प्लेन्स होते हैं वहीं पे आपको रिवर के साइड पे जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लेवीज। नाउ वी कम टू द लास्ट लैंडफॉर्म जो हम पढ़ रहे थे रिवर्स के अंडर में, डेल्टा। जब रिवर जो होता है वो सी को अप्रोच कर रहा होता है, सी के पास जा रहा होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवर की जो स्पीड होती है पानी की वो काफी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और वो पतली पतली स्ट्रीम्स में डिवाइड होने लग जाता है। ऐसा भी इसीलिए होता है क्योंकि जो हमने कहा इरोजन का मटेरियल वो डिपॉजिट करने लग जाता है, तो पानी अपना रास्ता बनाते हुए पतली पतली स्ट्रीम्स बना लेता है जिसके थ्रू वो सी तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज नहीं कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। दो सेपरेट वर्ड है। ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा था, वो पतली छोटी रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर में अपना पानी डिपॉजिट कर रही होती हैं, डाल रही होती हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जो मेन रिवर से अलग होके पतली पतली स्ट्रीम्स बना रही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटरी जहाँ पे जाके सी से मिलती है वो अपना माउथ वहां पे बना लेती है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माउथ ऑफ अ रिवर क्या होता है, जहाँ पे रिवर सी से मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं माउथ ऑफ अ रिवर। तो हर स्ट्रीम भाई अब सब अपने मालिक हैं, हर स्ट्रीम अपना खुद से रास्ता बना रही है और सी के पास जा रही है मिलने के लिए। तो हर स्ट्रीम का जो माउथ है वो अलग है, और जितना भी सेडिमेंट वो डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे इस एरिया में उसको कहा जाता है डेल्टा। माउथ ऑफ अ रिवर जनरली रिवर का एंड होता है, जहाँ पे रिवर खत्म हो रही होती है और सी में मिल रही होती है, और यहीं पे सबसे ज्यादा जो रिवर का सॉइल और सेडिमेंट है वो यहीं पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि ये फाइनल जर्नी होती है रिवर जहाँ पे वो अब सी में मिल जाएगी। तो जितना भी लोड डिपॉजिट वो कैरी कर रही थी वो यहीं डेल्टा पे ही वो छोड़ देते हैं।
और इसी के साथ हमने पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि सी वेव्स, आइस और विंड किस तरह से लैंडफॉर्म्स बनाती हैं अर्थ के सरफेस पे। प्रॉमिस कर रहे हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे इन सब से रिलेटेड। ये जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं लैंडफॉर्म्स के, कौन सा लैंडफॉर्म कौन सा होता है, ये सब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। I'll see you guys next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe और अच्छे से पढ़ाई करिए। Bye bye.